हेलो बच्चों, हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम जो है अध्ययन कर रहे थे पाठ नंबर 6 का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, जिसमें पहली क्लास में हमने रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के चरण और रासायनिक अभिक्रिया कैसे संतुलित की जाती है उसका अध्ययन किया था। इसी के साथ दूसरी क्लास थी, उसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं उसमें से कुछ अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था। हमने सबसे पहले जो अभिक्रिया पढ़ी थी उसमें ये देखा था, पहले जो हमारे पास में अभिक्रिया थी वो संयोजन अभिक्रिया थी। और संयोजन अभिक्रिया का मतलब हमने पढ़ा था योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि जब दो अभिकारक आपस में जुड़ते हैं और एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करें, उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अपने पास में दो अभिकारक ए और बी हैं और दोनों मिलकर के जब ए बी का निर्माण करते हैं तो यहाँ पर तीर के पहले वाले भाग को हम अभिकारक कहते हैं तथा तीर के बाद वाले भाग को हम उत्पाद कहते हैं। तो दो अभिकारक या इससे भी अधिक हो सकते हैं, तो दोनों आपस में मिलकर अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पर ये एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं। उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें हमने जैसे पढ़ा था कोयले का दहन होता है, C+O2 मिलकर के CO2 बनाते हैं। तो C कार्बन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। तो दो अभिकारक यहाँ पर हमें देखने को दिख रहे हैं और यहाँ पर हमें एक उत्पाद देखने को मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया जो है एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी के विपरीत हमने पढ़ी थी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जो होती है संयोजन अभिक्रिया की एक उल्टी अभिक्रिया होती है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत तो जो अभिकारक हैं वो जुड़कर के उत्पाद का निर्माण करते हैं, जबकि वियोजन जो अभिक्रिया है उसमें अभिकारक टूट करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक अभिकारक है और यह टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। इसी के साथ हमने इसके बारे में पढ़ा था कि जो वियोजन अभिक्रिया होती है वह मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। पहली अभिक्रिया विद्युत अपघटनीय, दूसरी है ऊष्मीय अपघटनीय और तीसरी होती है प्रकाशीय अपघटनीय। विद्युत अपघटनीय में पढ़ा था कि कोई भी यौगिक को जब गलित या द्रव अवस्था में रखा जाता है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाई जाती है तो वह अपने आयनों में अपघटित हो जाता है। उस अभिक्रिया को विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी है ऊष्मीय अपघटनीय, कि जब किसी यौगिक को ऊष्मा दी जाती है तो ऊष्मा देने से वह अपने आयनों में अपघटित हो जाता है, उस अभिक्रिया को ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तीसरी पढ़ी थी प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया के अंतर्गत कोई भी यौगिक जो है प्रकाश से ऊष्मा प्राप्त करके अपने आयनों में अपघटित होता है, उस अभिक्रिया को प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एग्जाम्पल हमने लिया था, जो प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके वह अपने आयनों में हाइड्रोजन और ब्रोमाइड अणु में टूट रहा था। इसके बाद तीसरी अभिक्रिया जो हमारे पास में आती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब ही यही होता है कि जो अणु हैं आपस में विस्थापित हो रहे हैं। विस्थापन का मतलब एक अभिकारक में जो अणु हैं वो आपस में ही विस्थापित हो रहे होते हैं, उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या फिर एक और अन्य परिभाषा ये है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के कम क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील तत्व क्या कर दे, विस्थापित कर दे, अर्थात जो कम क्रियाशील तत्व है उसके स्थान पर अधिक क्रियाशील तत्व आकर के बैठ जाए। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कॉपर सल्फेट प्लस जिंक का, जिसमें जो जिंक है कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु होती है, जो कॉपर को हटा करके जिंक
खुद बैठ जाता है सल्फेट के साथ में, तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर अपने पास में आयन बच जाता है। इसके बाद जो भी है वो आती है द्वितीय विस्थापन। तो देखिए अर्थ से स्पष्ट हो रहा है, द्वितीय विस्थापन, द्वितीय यानी दो, विस्थापन यानी विस्थापित हो रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों जो अभिकारक हैं आपस में ही विस्थापित हो जाते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करें, AB प्लस CD, हमारे पास में यहाँ पर दो अभिकारक हैं जिनमें कॉपर सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये क्या करते हैं, परमाणु जो है इनके अणु आपस में ही विस्थापित हो जाते हैं। कैसे? A का संयोजन तो यहाँ पर D से हो जाता है और B का संयोजन यहाँ पर C से हो जाता है। तो ये जो परमाणु है, अणु है परमाणु के, आपस में ही एक दूसरे को विस्थापित कर लेते हैं। तो A का D के साथ किया तो AD बन जाता है और B के साथ C का किया तो BC या CB बन जाता है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, CuSO4 और NaOH, कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो कॉपर को यहाँ पर A मान लिया जाए और सल्फेट को यहाँ पर B मान लिया जाए, Na को यहाँ पर अपन C मान लेते हैं और अपन यहाँ पर OH को D मान लेते हैं। जैसा कि हमने देखा हमें AD बनाना है तो एक का कनेक्शन जो है D के साथ होता है, Cu जो है OH के साथ जाता है। तो Cu का Cu लिख दिया, OH को OH लिख दिया। OH में जो अपने पास में अणु है कितने हैं, परमाणु की संख्या जो है द्रव्यमान अपने पास में संतुलित है तो 2 दे रखा है। तो OH अपने पास में कितने हैं, 2 है। तो ये बन गया कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब अपने पास में क्या बच गया, C और B। तो C अपने पास में क्या है, Na, तो Na का Na लिख दिया और Na कितने हैं अपने पास में, 2 है तो 2 लिख दिए। अब अपने पास में B क्या है, SO4, तो B को हमने क्या लिख दिया, SO4। तो हमारे पास में क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट। तो ऐसे भी क्रिया जिसमें दोनों अभिकारकों के परमाणु समूह है या परमाणु आपस में ही विस्थापित हो जाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि अगला जो एग्जाम्पल बताया गया है सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड का। सिल्वर नाइट्रेट और जो पोटेशियम क्लोराइड अभिक्रिया करते हैं तो ये सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट में बदल जाते हैं। देखिए जब Ag को हमने A माना, NO3 को B माना, KCl को C मानते हैं, इसको D मानते हैं, तो ये क्या करते हैं, Ag जो है Cl के साथ में अर्थात A का D के साथ में, तो हमारे पास जो परमाणु यौगिक बनता है AgCl बनता है और C का K और B का Cb है, तो C और B के NO3 पोटेशियम नाइट्रेट हमारे पास में बन जाता है। तो अभिक्रिया से हमें समझ आता है कि इसके जो दोनों अभिकारक है 1 और 1 2, तो इनके जो परमाणु है ये आपस में ही क्या कर लेते हैं, एक दूसरे को विस्थापित कर लेते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे चलते हैं, हमारे पास में कई अभिक्रिया ऐसी होती है जो कि बहुत तेजी से संपन्न होती हैं और कई अभिक्रिया ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही धीरे संपन्न होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसको पूरा होने में कई दिन, कई समय या कुछ घंटे, कई घंटे या कई साल लग जाते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। मंद अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसको पूरा होने में कई दिन लग जाते हैं, कई वर्ष लग जाते हैं और कई घंटे लग जाते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को मंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, जैसे ही लोहे को बाहर खुली अवस्था में छोड़ा जाता है और लोहा धीरे धीरे जैसे जैसे पानी के संपर्क में आता है तो वह धीरे धीरे अपनी जंग यानी बुरी परत जमाना स्टार्ट करता है। अगर लोहे को बारिश में रख दिया जाए पानी के संपर्क में और खुली वायुमंडल में छोड़ दिया जाए तो वह तुरंत से अपने आप पर बुरी परत नहीं जमा पाता, वह धीरे धीरे करके ऑक्सीजन से संपर्क बनाता है और धीरे धीरे करके जल के संपर्क में आता है और कई दिन, कई वर्षों के बाद तक वह अपनी बुरी परत जमाता है। तो ये एक प्रकार की क्या होती है, मंद अभिक्रिया होती है। ऐसे अपने पास में पोटेशियम क्लोराइड का अपन ने एग्जाम्पल दिया है। लोहा होता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और जल के संपर्क में आता है, फिर लोहे का ऑक्साइड बनाता है। यह एक प्रकार की मंद अभिक्रिया है
जिसको पूरा होने में कई वर्ष, कई दिन और कई साल लग जाते हैं। इसी के विपरीत जो हमारी अभिक्रिया होती है वो होती है तिरो अभिक्रिया। देखो तिरो अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया जो बहुत ही तेजी से संपन्न होती है। यह अभिक्रिया जो होती है बहुत ही तेजी से संपन्न होने लग जाती है, जिसको कुछ ही सेकंड का समय लगता है, यानी बहुत जल्द समय में यह अभिक्रिया पूरी हो जाती है। तो ऐसी अभिक्रिया जो कुछ ही सेकंड में पूरी हो जाती है उस अभिक्रिया को तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। यह जो अभिक्रिया है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक में हमें देखने को मिल सकती है। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक को हम आपस में मिलाते हैं तो इनकी जो अभिक्रिया है वह 10 की घात -10 सेकंड में ही पूरी हो जाती है। 10 की घात -10 सेकंड यहाँ पर लिखा हुआ है, तो -10 सेकंड 2 सेकंड का भी बहुत छोटा रूप हो जाता है, उसमें यह अभिक्रिया पूरी हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल प्रबल अम्ल हमने लिया HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, प्रबल क्षार का हमने एग्जाम्पल लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो हमारे पास में जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में मिलते हैं तो ये सोडियम क्लोराइड यानी लवण का निर्माण करते हैं और जल ये बनाते हैं। तो ये जो अभिक्रिया है बहुत ही तेजी से संपन्न होती है, जिसको मात्र 10 की घात -10 सेकंड का समय लगता है, जो बहुत ही नगण्य समय है इस अभिक्रिया के लिए। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। अंतर के आधार पर मंद और तीव्र अभिक्रिया में यही होता है कि जो अभिक्रियाएं बहुत धीमी संपन्न होती हैं, जिनको पूरा होने में कई वर्ष, कई दिन लग जाते हैं, उनको मंद कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। जबकि कुछ अभिक्रियाएं जो बहुत तेजी से क्रिया करके संपन्न होती है उन्हें तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट हाइड्रोजन क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया, जब इनकी हमने अभिक्रिया करवाई तो ये सिल्वर क्लोराइड और हमारे पास में हाइड्रोजन नाइट्रेट बने, सिल्वर नाइट्रेट बन गए। तो जब हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं सिल्वर नाइट्रेट हाइड्रोजन क्लोराइड की, तो यहाँ पर जो सिल्वर क्लोराइड है उसका हमें श्वेत अवक्षेप देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो एक परिभाषा आती है वो ये आती है अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल यानी अभिकारकों की जो मात्रा होती है उसको जब उत्पादों में बदलते हैं तो अभिकारकों की आधी मात्रा को उत्पादों में बदलने में जितना समय लगता है उसे अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहते हैं। अभिकारकों की आधी मात्रा को उत्पादों में बदलने में लगा समय जो होता है अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहलाता है। अब बात करते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की। देखिए कुछ अभिक्रियाएं जो होती है ऐसी होती है जो सिर्फ एक ही दिशा में चलती हैं, जो एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, जबकि कई अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो एक दिशा में चल करके वापस उस दिशा में आ जाती हैं, यानी दोनों दिशाओं में चलती हैं। तो हम यहाँ पर इन दोनों की जो परिभाषाएं हैं वहीं से लेंगे कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि ये जो अभिक्रिया है वह दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। हम कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया में जब अभिकारक से उत्पाद बनते हैं तो उसी समय उत्पाद से अभिकारक बन जाते हैं। जब अभिकारक से उत्पाद बनते हैं तो यह जो अभिक्रिया है उत्पाद से अभिकारक बना लेती है। अभिकारक से उत्पाद बने एक दिशा में हो गई, उत्पाद से अभिकारक बने वापस उस दिशा में आ रही है। तो ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है उन अभिक्रियाओं को उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। यह अभिक्रियाएं दो प्रकार की हो सकती हैं, एक तो अग्र अभिक्रिया और एक होती है प्रतिप अभिक्रिया। अग्र अभिक्रिया का मतलब जो अभिक्रिया एक सीधी दिशा में जा रही है और फिर वापस से जब उत्पाद से अभिकारक बनते हैं तो उस अभिक्रिया को प्रतिप अभिक्रिया कहते हैं। ये इसी का रूप है। अग्र मतलब अभिकारक से उत्पाद बन रहे हैं, उत्पाद से जब अभिकारक बन रहे हैं तो वह होती है प्रतिप। जैसे
A प्लस बी हमारे पास में कोई तत्व यौगिक है या परमाणु है जो क्या करते हैं, C प्लस D बनाते हैं हमारे पास में उत्पाद। तो ये उत्पाद जो होते हैं वापस अभिकारक के रूप में आकर के क्या बना देते हैं, उत्पाद बना देते हैं। जैसे कि N2 प्लस 3H2 2NH3, ये जो अभिक्रिया है दोनों अभिक्रियाओं का समरूप शो करती है, उत्क्रमण अभिक्रिया कहलाती है। देखिए दूसरी है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, जैसा कि हमने यहाँ पर भी बात की थी। उत्क्रमणीय अभिक्रिया उत्क्रमण में दोनों दिशा में दिख रही थी, अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक बन रहे थे। जबकि यहाँ पर जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है सिर्फ इसमें अभिकारक से उत्पाद बनते हैं, उत्पाद से अभिकारक नहीं बनता है। तो देखिए यह अभिक्रिया जो है एक ही दिशा में संपन्न होती है। यहाँ पर C प्लस O2 CO2, जब कोयले का दहन होता है, कोयला जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वापस से कोयला कार्बन नहीं बना सकती है। तो यह अभिक्रिया सिर्फ एक ही दिशा में होगी। इसमें जब कार्बन कोयले को जला दिया जाएगा तो वापस से यह कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन ऑक्सीजन में नहीं बदल पाएगा। अतः यह अभिक्रिया जो है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि यह अभिक्रिया एक ही दिशा में संपन्न होती है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे यह अभिक्रिया संपन्न होती है उसी समय अभिकारक की जो सांद्रता है वो तो क्या होती जाती है, कम होती जाती है, तथा बनने वाले जो उत्पाद हैं उनकी जो सांद्रता है वो बढ़ती जाती है। यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता धीरे धीरे कम होगी जैसे जैसे अभिक्रिया होगी, तथा उत्पादों की जो सांद्रता होगी वह बढ़ती जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने देखा संयोजन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यह मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है: प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो यहाँ पर सबसे पहला परिभाषा जो लेते हैं विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। विद्युत अपघटन जो अभिक्रिया होती है उसमें तो पदार्थ को गलित या द्रव अवस्था में रखा जाता है, और वह द्रवित अवस्था में रखे जाने के बाद में क्या होता है, अपने आयनों में टूटना चालू हो जाता है जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब। तो जब पदार्थ को गलित या द्रव अवस्था में रखा जाए और उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाए तो वह अपने आयनों में टूट जाती है। उस अभिक्रिया को विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और जब कोई पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो ऊष्मा दी जाने से, या कोई भी यौगिक को जब ऊष्मा दी जाती है तो वह अपने आयनों में तब टूटता है जब उसको ऊष्मा दे। जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल लिया था, जो कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल रहा था। प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक प्रकाश से ऊष्मा प्राप्त करता है और अपने आयनों में टूट जाता है, उस अभिक्रिया को प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद विस्थापन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कम क्रियाशील तत्वों को अधिक क्रियाशील तत्व विस्थापित कर देते हैं, उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या फिर उस अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं वो एक दूसरे से ही क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगली आती थी द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिकारकों के परमाणु जो समूह हैं आपस में ही विस्थापित हो जाते हैं, उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हमने कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल लिया है। इसके बाद हमने देखा मंद और तीव्र अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया जो है वह बहुत ही धीरे संपन्न होती है, जैसा कि स्पष्ट हो रहा है, मंद यानी बहुत धीरे। ऐसी अभिक्रिया जो बहुत धीरे संपन्न होती है, जिसको पूरा होने में कई दिन कई साल लग जाते हैं, उस अभिक्रिया को मंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना। तीव्र अभिक्रिया जो बहुत अत्यंत तेजी से संपन्न होती है, जिसको पूरा होने में कुछ ही सेकंड का समय लगता है। जैसे कि हमने प्रबल अम्लों और प्रबल क्षारक के मध्य जब अभिक्रिया करवाई तो इसको समय होने में लगा मात्र 10 - 10 का सेकंड।
इस अभिक्रिया के अंदर हमारे पास में नोट के रूप में जो हम लिखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कि जब अभिकारकों की आधी मात्रा जो है उत्पादों में बदलती है, तो उत्पादों में बदलने में जितना समय लगता है अभिक्रिया को, वह उस अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कहलाता है। तो अभिकारकों की आधी मात्रा को उत्पादों में बदलने में जितना समय लगता है उसे अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कहते हैं। इसके बाद हमने देखा उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, जिससे अभिकारक से तो उत्पाद बनते हैं और उत्पाद से तुरंत अभिकारक बन जाते हैं, जैसे कि हमने ये एग्जाम्पल ले लिया है। इसके बाद अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो सिर्फ एक ही दिशा में संपन्न होती है, जिससे सिर्फ अभिकारक से उत्पाद बनते हैं, उत्पाद से अभिकारक वापस से नहीं बनता, जैसे कि कोयले का जो दहन है C+O2 CO2। इस अभिक्रिया के अंतर्गत अभिकारक की जो सांद्रता वो कम होती जाती है और जैसे जैसे अभिक्रिया होती है तो उत्पादों की सांद्रता बढ़ती जाती है। इसी के बीच हमारे पास में एक अभिक्रिया और रह रही है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया आप पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अगली हमारे पास में उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक को निश्चित मात्रा व आयतन में मिलाने पर जब लवण और जल बनते हैं तो वह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक को निश्चित मात्रा और निश्चित आयतन में मिलाते हैं तो वह अभिक्रिया है लवण और जल का निर्माण करती है, तो उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर जो हम लोग का एग्जाम्पल हम लेते हैं वो लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। क्षारक का जो हम एग्जाम्पल लेते हैं वो लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमारे पास में लवण बनाना है तो ये क्या करता है NaCl, यहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है NaCl लवण, और जो जल है 1H और 1H, कितने H बच गए? 2, और हमारे पास में यहाँ क्या बच गया? O बच गया, तो क्या बच गया? H2O। तो यहाँ पर देखिए अम्ल और क्षारक दोनों निश्चित मात्रा और आयतन में मिल रहे हैं और ये जो है लवण और जल का निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद हमारे पास में आती है रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत दो अभिक्रियाएं आती हैं, एक तो होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया और एक होती है अपचयन अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर दो अभिक्रियाएं आती हैं, एक होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, एक होती है अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया होती है उसमें सामान्यतः परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ, फिर जो हमारे सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण यानी इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन का इसमें संयोजन होता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो, ऑक्सीजन का संयोजन होता हो और H2 हाइड्रोजन का निष्कासन होता हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो और हाइड्रोजन का निष्कासन हो, उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसी के विपरीत जो उल्टी अभिक्रिया है वो अपचयन अभिक्रिया है, जिसमें हाइड्रोजन तो क्या होता है? जुड़ता है, हाइड्रोजन का संयोजन होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है? निष्कासन होता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है उसे तो कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन तो जुड़ता हो और ऑक्सीजन बाहर निकलता है उसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। तो जब इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, एक पदार्थ तो ऑक्सीकृत होता है तथा दूसरा पदार्थ क्या होता है? अपचयित होता है। एक पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तथा दूसरे पदार्थ में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया उसी अभिक्रिया के अंदर दोनों साथ साथ चलती हैं। तो जब दोनों अभिक्रियाएं आपस में साथ साथ चलती हैं तो उसी को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, साथ साथ चलती हैं, उन अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, ऑक्सीकरण और अपचयन।
ऑक्सीकरण में हमने आपको बता दिया है, ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है। जबकि अब चेन में हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। इन दोनों का जो एग्जाम्पल एक समूह पर वो हम ले लेते हैं। इसके बाद में जो उनकी परिभाषा अलग तरीके से अलग वैज्ञानिकों के अनुसार दी गई है उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमने देखा एक एग्जाम्पल लिया जिंक और कॉपर सल्फेट का। जब हमने अभिक्रिया करवाया तो यहाँ पर हमारे पास में जिंक सल्फेट और कॉपर बाहर निकल गया। तो देखिए यहाँ पर जिंक है तो Zn+CuSO4 हमारे पास में यहाँ पर है। तो देखिए CuSO4 तो हमारे पास में ऑक्सीजन यहाँ पर है, SO4 में क्या है ऑक्सीजन है, Zn में क्या है कुछ भी नहीं है, यानी एक तो अपने पास में यहाँ अकेला है। तो जब Zn ऑक्सीजन को अपने साथ समाहित करेगा तो Zn में क्या होगा ऑक्सीकरण होगा। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन किस में जुड़ेगा Zn में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन किस में SO4 में। तो ये क्या करता है Zn जो है SO4 के साथ जुड़ जाता है तो क्या बनाता है ZnSO4। तो आप देख सकते हैं Zn से ZnSO4 बन रहा है, यानी इस Zn के अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, वो बोरान है तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ये जो अभिक्रिया Zn से ZnSO4 बनना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जबकि CuSO4 से देखिए यहाँ से ऑक्सीजन निकल चुका है। तो ऑक्सीजन में हमने पहले ही पढ़ लिया था हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल रहा है, सिर्फ हमारे पास में क्या बच जाता है Cu यहाँ पर हमारे पास में बच जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम जो है ऑक्सीकरण यानी टोटल कुल मिलाकर के रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दोबारा से देख लीजिए इस एग्जांपल को। Zn है जो CuSO4 के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो ये ZnSO4 प्लस Cu है। इस अभिक्रिया के अंदर कौन से पदार्थ ऑक्सीकृत हो रहा है और कौन सा पदार्थ अपचयित हो रहा है वो हमें बताना है। तो देखिए Zn से ZnSO4 बन रहा है, Zn से ZnSO4 यानी SO4